हेलो एवरीवन, आई एम सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1.2 के कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम को देखा था, जिसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। इसको फिर से हम देखेंगे और जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अंदर एक डेफिनेशन का यूज होता है सहअभाज्य संख्या, और इस थ्योरम का यूज करके हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। तो किसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या? को प्राइम नंबर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका HCF 1 होता है। HCF के बारे में भी मैंने एक्सरसाइज 1.1 में अच्छे से डिस्कस किया है। उसकी भी लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके पहले वो दोनों वीडियो देख लो और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका HCF 1 होता है, अर्थात उन संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं 14 एंड 15। तो HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो क्या आपको यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और अगर दिखेगा भी सही तो यहाँ पे हम इंटू में मल्टीप्लाई में 1 लिखे तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगी? फिर से वही संख्या आएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा और कोई नहीं है। तो 14 एंड 15 ये दोनों क्या हो जाएगी? को प्राइम नंबर हो जाएगी। ठीक है, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको समझ में आई होगी ये बात। और भी यदि कुछ एग्जांपल्स लिखे हम, तो जैसे 3 एंड 29 इनका भी HCF 1 आएगा। 2 एंड 19 इनका भी HCF 1 आएगा। 2 एंड 17 ऐसे कई सारे उदाहरण जो है हम लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात यदि मैं बताऊं तो यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जो क्रमागत संख्या है, जैसे 14, 15, ठीक है, और भी ले ले 2, 3, तो जो क्रमागत संख्या, अगर दो क्रमागत संख्या ले ले हम, तो उनका HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं कि 97 और 98 इन दोनों का HCF क्या होता है, तो इन दोनों का HCF जो है वो 1 होता है। इसलिए ये दोनों संख्या जो है वो को प्राइम नंबर हो जाएगी, जिसे हिंदी में हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम की थी और उसका स्टेटमेंट देखा था। तो क्या है वो? यदि P A² को विभाजित करता है तो P 100% A को भी विभाजित करेगा या करेगी। तो P यहाँ पे क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। P जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और A क्या है? तो A कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी मैंने वहां पे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो आप पहले वो वीडियो देख लो, है ना। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है या फिर ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपको चाहे वो पूछ लेगा कि √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, √3 को करो, √5 को करो, या फिर वो जनरल पूछ लेगा कि √P को करो, है ना, जहां पे P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो सबको करने का तरीका जो है वो सेम टू सेम रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखें और फिर से खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस करने की, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लिखने का मन नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन मैं बोल जरूर लेता हूं। विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इस टेक्निक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले
√5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, हमारे मन से ही हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर हम जब क्वेश्चन को करते हैं पूरा, आगे जब रिजल्ट मिलता है हमें, तो हमारे रिजल्ट में कुछ ऐसा आ जाता है कि हमारी जो बात है वो गलत साबित हो जाती है, कि हमने जो मन से माना है वो गलत साबित हो गया। तो फिर हम ये कह देते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, और हमने √5 को परिमेय संख्या मान के चला था, एक रेशनल नंबर मान के चला था, और वो बात एंड में आके गलत साबित हो जाती है। तब हम ये बोल देते हैं कि हमने जो मन से माना वो तो गलत है। तो इसका मतलब अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है कि √5 के पास और क्या ऑप्शन है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही हो सकती है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में अभी आएगा। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म की होती है। तो यहां पे मैंने लिख लिया √5 इक्वल टू A/B, ठीक है, जहां पे A और B क्या होने चाहिए, आपको पता ही है कि A और B तो पूर्णांक होते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे A और B सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब हम परिमेय संख्या को लेते हैं तो ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1/2 है और एक ले लें 2/4, तो क्या ये दोनों संख्या इक्वल है? इक्वल है ना। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2/4 में कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। हम जब भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो 1/2 को प्रदर्शित करते हैं, 2/4 को नहीं करते हैं। और अगर इसको करना भी हो तो हम पहले इसको 1/2 में चेंज करते हैं फिर प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में परिमेय संख्या कौन सी है, 1/2 है। बाकी सब तो इसके तुल्य परिमेय संख्या है ना। मतलब इक्वली रेशनल नंबर है वो सारे। जैसे हम 1/2 को 50/100 भी लिख सकते हैं, ऐसे कई सारी, जैसे 6/12 लिख सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात क्या करना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि A एंड B और को प्राइम नंबर है, ठीक है, A एंड B आर को प्राइम। या फिर आप आगे ऐसा भी लिख सकते हो जिनका जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, या फिर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। इस टाइप से लिख सकते हो आप आगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो B जो है वो इस तरफ आएगा, तो √5 इंटू B बराबर A। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसा लिखना हो तो आप लैंग्वेज लिख भी सकते हो, अपनी मर्जी से लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है। आपको ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5B² इक्वल टू A²। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या आपको यहां से एक चीज दिख रही है कि 5 जो है वो A² का एक अभाज्य गुणनखंड है ना, प्राइम फैक्टर है। क्या ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। A² जो है वो 5B² के बराबर है, मतलब 5 इंटू B² के बराबर है। तो ये कोई संख्या है A², इसको मैंने इस तरह से फैक्टर के रूप में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है वो इसका एक फैक्टर है, मतलब 5 जो है वो A² का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो 100% वो A² को डिवाइड करेगा, भाग जाएगा उसमें। एक्चुअल में गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, भाजक ही तो होता है। गुणनखंड और भाजक में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 5 जो है वो A² को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि क्योंकि दिख रहा है ना हमें यहाँ से कि 5 B² को विभाजित करता है, तो थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि 5 कोई अभाज्य संख्या B² को विभाजित करती है तो 100% वो A² को विभाजित करती है। यहाँ पे B नहीं है, A है। जो जोश में यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया है तो फिर से करेक्शन करते हैं। यहाँ पे A² को विभाजित कर रही है, तो 5 A² को विभाजित करता है तो 100% 5 जो है वो A को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाइयों बहनों?
करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अगर 5 a को विभाजित करता है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर 5 c या k, कुछ भी लिख लो, क्योंकि a का 5 जो है वो कोई ना कोई फैक्टर होगा ना। तो यहाँ पे मैंने 5 को इसका फैक्टर ही तो लिखा है, फैक्टर है तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे c क्या है, c कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, c जो है पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो भी फैक्टर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है कोई ना कोई। ऐसे तो नहीं कि पॉइंट वाली 2.5 इस तरह से होती है, ऐसे तो होती नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हमने कर रखा है, एक्सरसाइज 1.1 में भी सीखा है ये चीज़, तो वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, देखना वो वीडियो। तो अब इसको आगे करते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर। अब हमने पीछे एक इक्वेशन माना था ये कि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर के बराबर है। तो a स्क्वायर के बराबर हम 5b स्क्वायर लिख लेंगे, 25c स्क्वायर है ही है। फिर यहाँ से 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल रही है कि 5 जो है वो b स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो 5 चूंकि 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, तो 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, है ना, b को भी विभाजित करेगा। तो अभी अभी हमने देखा कि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, और अभी हमने देखा कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या 5 जो है वो a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं, एक कॉमन फैक्टर है या नहीं, है ना, एक कॉमन फैक्टर। क्योंकि जब हमने कोई परिमेय संख्या मानी, जैसे √5 को परिमेय संख्या माना a और b, तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a का भी एक फैक्टर है, ठीक है, और b का भी एक फैक्टर है। तो इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब हमने जो मन से माना है कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना, ये बात तो गलत साबित हो गई। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं हम। अब यहां पे लिख सकते हैं कि अतः देयरफॉर a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 है, ठीक है। कम से कम क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो 1 भी तो हो सकता है, 5 तो है ही और 1 भी तो हो सकता है। तो इसलिए कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक कॉमन फैक्टर 5 तो है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। हमने जो मन से माना है, हमारी जो कल्पना है, परिकल्पना है, जो हमने मान लिया पहले ही कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। क्योंकि परिमेय संख्या तो हमने ऐसी परिमेय संख्या ली जिसके अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो हमारी बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। तो इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी जो कल्पना है, हमने जो मन से माना है, वह गलत है। अतः √5 इज एन इरेशनल नंबर। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ जल्दी से। और ये भी बताओ कि आप हिंदी मीडियम से है या फिर अंग्रेजी मीडियम से है, कौन सा मीडियम है आपका, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करना है। और मैं हिंदी में भी लिखूँ, इंग्लिश में भी लिखूँ, दोनों के लिए लेके आऊँ। तो इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? सेम वही चीज कि पहले हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 तब 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा? a/b के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे a एंड b क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए कोई ना कोई। और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, मतलब ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरफ a² आ जाएगा। b² को उस तरफ लेके गए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a²। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 2 है वो b² का एक फैक्टर है, तो 2b² को विभाजित करता है, तब 2b को भी विभाजित करेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि b जो है b बराबर 2c, जहां पे c क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक है। अब कैसे करेंगे आगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहां से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a²। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? a² बराबर 2c²। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 2a² को विभाजित करता है, तब दैट इंप्लाइज 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, लिख लेना आप। तो जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2b हमें मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर 2b मिल रहा है। जबकि हमने पहले ही बोला है कि a और b तो क्या है? को प्राइम नंबर है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2b मिल रहा है, तो जो कि इस बात का विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7√5 इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या आपको पता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है? ये तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, मेरे भी प्राइम मैथमेटिक्स पे पढ़ा रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे 9th क्लास के 1 by 1 सारे चैप्टर मिलते जाएंगे आपको। तो 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा करने पे हमें फिर से अपरिमेय संख्या मिलती है, यदि 0 को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि अगर 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 100% फिर से 0 ही आएगा, मतलब जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चाहे वो अपरिमेय ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये तो पता है पहले से कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और हमें अब सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। 7√5 इक्वल टू a/b। ठीक है, यहाँ लिख लेना कि a और b जो है वो पूर्णांक है। अब 7 को हम क्या करेंगे? इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपरिमेय को एक तरफ रखें और परिमेय को एक तरफ कर दे, ताकि हम ये कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय जो है दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकती। अब ये बात ही गलत है ना यहाँ पे कि a/7b जो है वो तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, नॉट इक्वल होगा। तो अतः लिख लेंगे कि 7√5 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के बराबर लिखेंगे। √2 को एक तरफ करो और 6 को उधर लेके चले जाओ, तो a/b - 6 √2 बराबर ba - 6b। ये क्या है? ये 100% एक परिमेय संख्या आएगी, और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये जो है वो 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे 6 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों काम आपको करने हैं। तो ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस करने का ट्राई करना, कॉपी में खुद से करेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। और रटना नहीं है, पहली बात तो ये समझना है। तो आप एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में भी आप अच्छे से क्वेश्चंस को लिख सकेंगे और कर पाएंगे, है ना। तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे।